Hello everyone. I welcome you all to your official YouTube channel, The Ultimate UPSC. So today we will discuss about the procedures, methods, and various ways by which we can get the citizenship of India. So सिटीजनशिप से संबंधित हमारे जो हैं कानून अब तक सिर्फ 5 ही आए हैं, जो कि बहुत हैं। सबसे पहले आया था 1955, फिर आया था सिटीजनशिप एक्ट 1986, फिर आया था सिटीजनशिप एक्ट 1992। ये नागरिकता से रिलेटेड अधिनियम है। 1955, 1986, 1992, 2003, 2005। अब आती है बात कि भारत की नागरिकता, जो कि लेनी अपने आप में ही एक बड़ा ही कठिन कार्य है, इतनी आसानी से हर किसी को नहीं मिलती। तो वो जो है उसको प्राप्त करने के जो टोटल 5 तरीके होते हैं हमारे पास। कितने तरीके? टोटल 5 तरीके। अब आती है कि कैसे। सबसे पहले आता है जन्म के द्वारा, बाय बर्थ, बाय बर्थ। और एक आती है बाय डिसेंट, डिसेंट मतलब वंश के द्वारा, वंश के द्वारा। तीसरा है पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन। चौथा जो है देशीकरण, देशीकरण मीन्स न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। एंड पांचवा जो है अर्जित भूमि के द्वारा। अर्जित भूमि मतलब जो भूमि, ऐसी भूमि जिसको हमारे भारतीय सेना, हमारी संसद बिल पारित करके हमारी वो पारित कर देती है, एंड जिसको हमारी देश की सेना अपने में मिला लेती है, एंड वो जो है हमारे यहाँ की भूमि हो जाती है। जैसे कि हमने जो है अब आगे डिस्कस करेंगे। तो साथियों, अब आता है कि नागरिकता को कैसे पाया जा सकता है भारत की। वो होते हैं, इसके होते हैं 5 तरीके। सबसे पहले जो 1955 में बात थी कि कोई भी अगर भारत में जन्मा है, मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के बाद हमारे भारत में कोई भी अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो जो है भारत का नागरिक हो जाएगा, एंड उसको भारत की नागरिकता दे दी जाया करती थी। बट जैसे कि कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस भी आए, अभी देखते हैं। जैसे कि कोई बाहर से घूमने आया, एंड अगर उनके बच्चे ने यहाँ पर भारत में जन्म ले लिया, कोई अंग्रेज का बच्चा था, तो वो भी ऐसे भारत का नागरिक हो जाया करता था। तो इसके बाद जो है 1986 में ये अमेंडमेंट आया था कि उसके जो है माता या पिता में से कोई एक होना चाहिए, कोई एक भारतीय होना चाहिए। 1986 में ये बात आई थी। ये संशोधन कब आया? 1986 में। माता पिता दोनों में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। फिर आता है एंड वन मोर थिंग इज दैट, जो माता पिता उसके भारतीय होंगे, उन दोनों की नागरिकता जो कैसी होनी चाहिए? वैलिड होनी चाहिए। वैलिड मतलब वैध होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है फर्जी तरीके से कुछ करके 2 नंबर के जो कागज वगैरह लगा करके, मतलब कि उन्होंने कुछ भी ऐसा करके जो है डुप्लीकेट तरीके से वो नागरिकता हासिल करी हो। अब आते हैं वंश के आधार पर। जैसे सबको मिली है, मुझे मिली है, आप सभी को भारत की नागरिकता वंश के आधार पर मिली है, क्योंकि ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी पितृभूमि है। मेरे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनकी सबकी जन्म यहीं पे हुआ है, दैट्स वाई ये हमारी पितृभूमि है। मेरी माता, उनकी माता, आगे उनकी माता, मेरी नानी जी, आप सबके ऐसे ही सबकी माता जी का जन्म यही भारत में हुआ है। सो ये आपकी मातृभूमि है, हमारी मातृ पितृभूमि है। तो हमें जो है किस वंश पे मिला, किस आधार पर मिला है? वंश के आधार पर। वंश के आधार पर हमें क्या मिला है? यहाँ की नागरिकता। तो अब आते हैं कि वंश के आधार पर जो है ना, ये जो है पहले क्या किया करते थे, सिर्फ जस्ट पिता के आधार पर दिया करते थे। किंतु जैसे कि कहते हैं कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के, तो पिता अकेला, पिता की मोनोपोली नहीं रही। अब जो है वो माता के नाम पर भी मिलती है। मतलब अगर आपके माता भारतीय है या फिर पिता भारतीय है या फिर दोनों है तो बहुत अच्छे। तो अगर आपको भारत की नागरिकता लेनी है, या तो आपके माता भारतीय होने चाहिए या पिता आपके भारत के नागरिक होने चाहिए, तो आपको जो है नागरिकता मिल जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल सानिया मिर्जा है, जैसे कि उसने पाकिस्तान में शादी करवाई थी, पता नहीं क्या नाम था उसका, शायद शोएब मलिक आई थिंक।
तो जो सानिया मिर्जा का बेटा है उसके बेटे को जो है भारत की नागरिकता मिल सकती है, क्योंकि उसकी माता जो है वो भारत की हैं। ये संविधान में संशोधन आया था, मतलब पिता को बदल करके पिता और माता दोनों कर दिया था। ये आई थी बात 1992 में। आई होप यू ऑल गोट इट। अब आती है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है भारत में आए एंड आपने किसी भारतीय महिला से जो है शादी कर ली, एंड भारतीय महिला से शादी करने के बाद जो है आप लोगों ने जो है यहाँ पर बिताए 7 साल। कितने साल? 7 साल। अब आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए, कि फिर आपके बाद जो है जब आप अप्लाई करेंगे, 7 साल हो गए यहाँ पर शादी कर रही, आप किसी ऐसी एक्टिविटी में नहीं पाए जाते हैं जो कि देश विरोधी हो या जो कि कानूनी तरीके से जो है गलत हो, एंड आप जो है यहाँ पर जेल में नहीं गए हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, तो आप जो है अप्लाई करते हैं। फिर जो है होम मिनिस्ट्री मतलब गृह मंत्रालय जो है वो डिसाइड करता है कि आपको नागरिकता देनी है नहीं देनी है। मतलब 7 साल रहने के बाद एंड किसी भारतीय महिला से शादी करने के बाद आप सिर्फ उसके लिए वो होते हैं, क्या कहते हैं, क्वालिफाई करते हैं आप उसको, बट ये जरूरी नहीं है कि आपको मिल ही जाएगी उसके बाद भी। अब आती है बात देशीकरण की, मतलब न्यूट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है, आपको जो है अगर आप भारत में रहते हैं एंड भारत के अगर आप कला क्षेत्र में या फिर विज्ञान क्षेत्र में या फिर साहित्य क्षेत्र में अगर आप कोई भी रुचि रखते हैं, आप में कोई ऐसा टैलेंट है, अगर आप उसमें अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं, प्लस आप जो है यहाँ पर 10 साल रहते हैं इंडिया में, कितने साल? 10 साल, प्लस आपका जो है बिहेवियर बड़ा अच्छा है। एंड वन मोर थिंग इज दैट, जैसे हमारी 22 भाषाएं जो हैं, 22 लैंग्वेजेस, किसमें? भारत के संविधान में जो भी है हमारी, पंजाबी, मणिपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, अगर आप उनमें से आपको एक आती है भाषा, कोई 22 में से 22 भाषाओं में एक भाषा आती है, कला विज्ञान साहित्य एक, एंड कितने साल हो गए आपको रहते हुए? 10 साल, तो आप जो है भारत की नागरिकता ले सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नागरिकता सिर्फ गृह मंत्रालय देता है, जिसे हम होम मिनिस्ट्री कहते हैं। अब जो है आता है 5वां तरीका, अर्जित भूमि। जैसे हमारी सेना ने साथियों 16 मई 1975 को जो है सिक्किम को, सॉरी हमारी संसद ने सिक्किम को 16 मई 1975 को जो है एक राज्य का दर्जा दे दिया था। हमने जो है उस भूमि को एक्वायर किया था, खुद में मिलाया था। सो उससे जो है जो भूमि हमारे देश में मिल गई, अब वो उस भूमि पे जितने रहते हैं तो सब के सब भारत के नागरिक हैं, वो सारे के सारे भारत के नागरिक हैं। सिक्किम का आरटीओ कोड एसके होता है, जैसे हरियाणा का एचआर होता है, पंजाब का पीबी होता है, सेम ऐसे ही। सिक्किम को कब मिलाया था हमने? 16 मई 1975 में। 16 मई 1975 को जो है इसको राज्य बनाया था, वैसे मिला तो इसको 1974 में ही लिया था हम लोगों ने। अब बात आती है साथियों की, इसके बाद ना आता है कि हमारे नागरिकता को हम जो है 5 तरीके से पा सकते हैं, बट हम जो है इसको गंवा भी सकते हैं। वो गंवा सकते हैं कितने तरीकों से? वो 3 तरीकों से। पहली बात तो जो है इसको पाना ही अपने आप में बड़ा ही एक चैलेंज है हर किसी के लिए। तो अब जो है इसको गंवाना कौन चाहेगा? तो इसको जो है जो इच्छुक इसको गंवाने के होते हैं, तो इसके लिए 3 तरीके होते हैं अगर किसी ने भारत की नागरिकता गंवानी हो अपनी। सबसे पहले क्या होता है? त्याग, एक होता है बर्खास्त, एक होता है वंचित। अब अगर आप लोग, त्याग क्या होता है? नंबर 1 त्याग, नंबर 2 बर्खास्त, नंबर 3 वंचित है। आप लोग अगर बाहर चले जाते हैं एंड बाहर किसी कनाडा, अफ्रीका, यूएसए की अगर नागरिकता ले लेते हैं, तो इट मीन्स आपकी इधर भारत की जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी आपकी नागरिकता, ये इट मीन्स आपने त्याग कर दी। अब जो अगर आपने बर्खास्त एंड वंचित टर्म्स देखी हैं, तो ये कैसे होता है? अगर आप कोई भी देश विरोधी कुछ भी अगर एक्टिविटी करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे कल को भारत का चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है एंड आप लोग अगर उनको हथियार सप्लाई करते हो या फिर उनके फेवर में जो है कुछ भी सोशल मीडिया वगैरह पर अगर आप कुछ टिप्पणी ऐसी करते हैं, तो आप मतलब आप भारत विरोधी काम कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग तो देशभक्त हो यार, मैं भी हूं वैसे। सो आपकी जो है मतलब जो भी लोग ऐसे काम करेंगे उनकी ये जो है ये बर्खास्त करी जा सकती है। किसमें? ये होगा देश विरोधी काम करने पर। अब आता है साथियों कि वंचित जो है,
वंचित भी सेम ऐसा ही होता है, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल अपने देश के खिलाफ या अगर आप कुछ बोलने लगे या बाहर जाके अपनी जो है इंडिया की कहीं पे किसी भी बड़े मंच पर अगर आप इंसल्ट करते हैं सो आपको जो है वंचित कर देंगे। या फिर फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ एक अधिकार होते हैं, अगर आप जो है किसी हमारे जैसे बहुत अच्छे मित्र हैं व्लादिमीर पुतिन जी, एंड अगर आप उनके बारे में जैसे कभी कोई टिप्पणी करते हैं, वो एक एग्जांपल है। इट मीन्स आप जो है भारत की सरकार की जो पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, जो कूटनीति है, इट मीन्स यू आर गोइंग अगेंस्ट देम, तो आपको जो है आपकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। अब आती है हमारे पास, तो मतलब ये 3 तरीके हैं भारत की नागरिकता को गंवाने के। लेने के 5 तरीके, गंवाने के 3 तरीके। अब आती है साथियों थोड़ी ये टर्म्स। एक तो होती है एनआरसी, जिस पे बड़ा बवाल हुआ था कुछ साल पहले। एक था सीएए, एक होता है एनआरआई, एक होता है पीआईओ और एक होता है ओसीआई। अब हम करेंगे साथियों और नीचे से, क्योंकि हम थोड़ा उल्टा चलते हैं। ये है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये जो है ना ओसीआई, ये 1955 के बाद ये कार्ड बांटे जाया करते थे। मतलब उस टाइम पे जो भारत का नागरिक हुआ करता था, मतलब आजादी के टाइम या फिर हमारा जो संविधान की जब कमेंसमेंट हुई थी, जब से लागू हुआ था संविधान, तब से अगर कोई था तो ये जो है ना ये कार्ड देख करके उनको कि ओसीआई बंदा है, मतलब ओसीआई कार्ड है उसके पास, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसको जो है सिटीजनशिप जो है भारत की दे दिया जाया करती थी। हालांकि बाद में जो है इसको क्लोज कर दिया गया था। इसको क्या कर दिया जाएगा? क्लोज। अब आता है ये है ना पीआईओ। पीआईओ मीन्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये जो है ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोग जो कि रहते तो फॉरेन में थे एंड ये वहीं के नागरिक हुआ करते थे, बट इसके जो है कुछ ना कुछ लिंक इसके भारत में, जैसे कि इसके दादा या परदादा या कोई भी, मतलब ये भारतीय मूल का निवासी हुआ करता था पहले। तो पीआईओ जब यहाँ पर विजिट किया करते थे तो इनको स्पेशली अच्छे से पूरी सिक्योरिटी भी मिला करती एंड पूरा इनको सारी सुख सुविधाएं हर कुछ मिला करता। लेकिन इसको जो है 2015 में बंद कर दिया किन्हीं कारणों से। वो कारण क्या थे? जैसे पीआईओ कार्ड लिया हुआ अगर हमारे पास बंदा है, कोई आया है हमारे देश में कोई बंदा, तो उसको जो है अगर मान लो जितना भी टाइम रहना, फॉर एग्जांपल उसने जो है 4 साल रहना है इंडिया में, वो किसी काम से है, तो उसको हर 6 महीने बाद हमारी सरकार को ये रिपोर्ट देनी हुआ करती थी कि हर 6 महीने बाद कि मैं देश के किस हिस्से में हूं प्लस किस पर्पज से हूं। तो इसको जो है 2015 में इसको भी क्लोज कर दिया गया। अब आता है एनआरआई। एनआरआई आप सभी को पता ही होगा, नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब जो लोग बाहर जाके यूएसए चले गए, कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, अफ्रीका चले गए, ये जो है वहां जाकर के क्या ले ली इन्होंने? वहां की नागरिकता ले ली। तो एनआरआई मतलब इनकी जो है ये नागरिकता यहाँ की खत्म हो गई एंड ये वहां के नागरिक बन गए एनआरआई। एक होता है पीआर। साथियों पीआर और एनआरआई में डिफरेंस होता है, उससे कंफ्यूज मत करना। पीआर होता है कि जब आप वहां के परमानेंट रेजिडेंस हो जाते हो तो वह आपको वहां पे कुछ काम वगैरह मिलने में बहुत सारी जो है आसानी हो जाती है, बट आपकी जो है भारत की नागरिकता नहीं जाती पीआर होने पर। अगर आप एनआरआई हो जाते हैं तब आपकी नागरिकता वहां की हो जाती है, तब इंडिया की नहीं रहती। अब आता है सीएए और एनआरसी। यह साथियों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत क्या था कि जो इंसान भारत में जो है 7 साल से रह रहा है उन सबको जो है ना इसमें नागरिकता देने का प्रावधान किया था सरकार ने, कि जो इंसान हमारे जो है भारत में रह रहा है 7 साल से उसको भारत की नागरिकता दे दी जाए। एंड एनआरसी क्या था? ये एक साथियों रजिस्टर था, मतलब नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स। मतलब उसमें ये देखा जाता था कि 2014 से पहले भारत में जो है कौन रह रहा था। तो जो जितने भी मतलब 2014 से पहले रह रहे थे, मतलब 2013 से ये 19 में आया था ना, 2019 में बिल। इट मीन्स 2013 से जो इंसान 2019 तक रह रहा है उसको जो है रहते हुए 6 साल हो गए। इट मीन्स इसको जो है फिर 2019 में नागरिकता देने का प्रावधान था। हालांकि इसमें जो है बड़ा बवाल हुआ था। बाकी ये कुछ टर्म्स थी साथियों, हमने ये भी पढ़ लिया कि मिलती कैसे है भारत की नागरिकता, जो कि पाना जिसको हासिल करना एक बड़ा ही
टफ टास्क मानना चाहता है। एंड ये जो है कुछ एक टर्म्स थी, ये भी 3 तरीके भारत की नागरिकता को गंवाने के होते हैं। 5 जो है कानून आए थे 1985, 1955, 1986, 1992, 2003, 2005। ये जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आए थे। बाकी साथियों आपके लिए आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल गोट इट, होप यू विल डू बेटर एंड वी विल मीट टुमारो अगेन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।